हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। दिवाली के बाद अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन, जो आपके होम साइंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक हमने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक, उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस लॉन्ग हैं, आपको समय लगता है ऐसे क्वेश्चनों को करने में, और इसी वजह से जितना ज़्यादा हो सके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। एंड अगर आप चाहते हैं जिससे मतलब जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उनसे रिलेटेड जो PDF है वो भी आपको प्रोवाइड हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उनसे रिलेटेड PDF, उसके अलावा जो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पर। चलिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी तक आपने ये जो क्वेश्चन है वो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। और यहाँ तक हम क्वेश्चन कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 11 से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, शरीर में निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड अनिवार्य है। आपके ऑप्शन ए हैं कोलेजन गठन, बी है कोएंजाइम का कार्य करता है, सी है रक्त का जमना, डी है एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, और ई है ऑप्शन आपका रिड्यूसिंग कारक का कार्य करता है। अब आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन कौन सा होगा। तो शरीर में निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड अनिवार्य है। अब देखिए ऑप्शंस और बताइए आंसर क्या होगा। और इसमें से ई ऑप्शन आपका नीचे है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपके स्टूडेंट करेक्ट आंसर की, तो सबसे पहला जो आपका होगा कोलेजन जो आपका गठन है वो होगा। ये क्या करता है, ये त्वचा, हड्डी और जो रक्त वाहिकाएं हैं उनको एक तरीके से मजबूती प्रदान करता है। देन अगर मैं बात करूं तो आपका होगा एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, यानी मुक्त जो कण हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, उनसे कोशिकाओं की एक तरीके से क्या करता है, रक्षा करता है। और जो आपका ऑप्शन ई है रिड्यूसिंग कारक का कार्य करता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ए और डी एंड ई आपके करेक्ट आंसर होंगे। ए, डी एंड ई ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी में, और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें पूछा गया है आपका, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको। मैं बहुत ज़्यादा छोटा करूंगी तो शायद ये दिखेगा नहीं, हम अदर ऑप्शंस थोड़ा नीचे करके देख लेंगे। क्वेश्चन है आपका, लिवर सिरोसिस के रोगी में लक्षणों की प्रगति को सही क्रम में लगाइए। तो इसको आपको अरेंज करना है कि जो आपका लिवर सिरोसिस है उसके रोगी में जो लक्षण हैं उनकी प्रगति को सही क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका पीलिया, देन लौह तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया, उसके बाद पाचन संस्थान में रक्तस्राव, देन उसके बाद इसोफेजियल वेरिसिस, और नेक्स्ट है जी मिचलाना, उल्टी और भूख न लगना, और एफ है आपका एडीमा और एसाइटिस। तो बताइएगा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चंस के क्रम कैसे अरेंज करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, जी मिचलाना, उल्टी और भूख न लगना सबसे पहला होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जी मिचलाना, उल्टी और भूख न लगना। ठीक है, देन उसके बाद आपका होगा पीलिया। ठीक, उसके बाद आपका होगा लौह तत्व की कमी से एनीमिया, थर्ड। देन उसके बाद पाचन संस्थान में रक्तस्राव, फोर्थ। उसके बाद आपका क्या होने वाला है, एसोफेजियल वेरिसिस, फिफ्थ। एंड देन मैं बात करूँ एडीमा और एसाइटिस, ये आपका 6। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, पूरा क्रम लगेगा, मतलब जी मिचलाना, पीलिया, लौह की कमी, एनीमिया, रक्तस्राव, इसोफियल वेरिसिस, एडीमा और एसाइटिस। इस तरीके से आपका क्या लगेगा, पूरा क्रम लगेगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, जैसे हमने कहा ई
उसके बाद आपका होगा ए के बाद आपका बी। तो किस ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? अगर मूत्र में प्रोटीन आ रहा है तो किस बीमारी का एक तरीके से लक्षण माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टाइफाइड, बी है विक्रीय रोग, सी है एथेरोस्क्लेरोसिस और डी है आपका अल्सर। बताइएगा आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका किडनी डिसीज, विक्रीय जो रोग है, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तेल एकल असंतृप्त वसा अम्ल यानी MUFA के अच्छे साधन हैं। यानी निम्नलिखित में से तेल एकल असंतृप्त वसा अम्ल के अच्छे साधन हैं। आपके ऑप्शंस हैं नारियल का तेल, बी है सरसों का तेल, सी है जैतून का तेल, नेक्स्ट सी मतलब ABCD कहने की आदत हो गई है तो 1 2 3 मान लीजिए, सैफ फ्लावर का तेल, और उसके बाद आपके कोड दिए हुए हैं, आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो तेल एकल असंतृप्त वसा अम्ल के अच्छे साधन हैं। अब बताइएगा इसमें से कौन कौन से। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा आपका सरसों और जैतून का तेल, सेकेंड, एंड आपका थर्ड मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल। तो आपके ऑप्शन जो थर्ड है और जो आपका सेकेंड है वो आपका दोनों क्या है, करेक्ट है। सेकेंड एंड थर्ड आपका कहाँ पे है, ये ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिएगा अब यहाँ पे भी आपका कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन क्या है आपका, अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहारी हस्तक्षेप करने की सलाह दी जाती है। कारण क्या है, प्रोबायोटिक की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ आंतों में सूक्ष्म जीवों को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब देखना है ए एंड आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, या दोनों गलत हैं। तो देखिएगा स्टेटमेंट जो ए है और जो उसका रीज़न है, यानी आप अभिकथन और कारण कहिए इसको। तो अभिकथन और कारण में बताइएगा कौन सा सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ये आपको बताना है, बताइएगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जो आपका अभिकथन है, अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहारी हस्तक्षेप करने की सलाह दी जाती है, करेक्ट, एंड रीज़न है प्रोबायोटिक की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ आंतों में सूक्ष्म जीवों को परिवर्तित करते हैं, तो ये भी आपका क्या है, राइट है, यानी दोनों आपके करेक्ट हैं। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू। ठीक है, ए एंड आर दोनों आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयोडीन की कमी के विकार में निम्नलिखित लक्षण शामिल हैं। ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी आपको बताना है डिसऑर्डर में इंक्लूड जो आपके सिम्टम्स हैं उसको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं गर्भपात, बी है समन्वय की कमी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, थर्ड है आपका हड्डियों के विकास में कमी, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, बताइएगा, और लास्ट है आपका मंद बुद्धि। ठीक है, तो नीचे कोड दिया हुआ है। अब देखिए आपके आयोडीन की कमी के विकार में निम्नलिखित लक्षण शामिल है, तो कौन कौन से लक्षण शामिल हैं, क्या गर्भपात, समन्वय की कमी, हड्डियों के विकास में कमी, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, या फिर मंद बुद्धि, बताइएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका ऑप्शन जो पहला है गर्भपात, ये सही है। देन उसके बाद समन्वय की कमी यानी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एंड जो आपका लास्ट है वो है आपका मंद बुद्धि। ठीक है, ये आपका है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड आपका लास्ट, फर्स्ट सेकेंड हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देना है आपका अभिकथन कारण से, मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से शरीर क्रियात्मक थकान होती है। रीज़न है
यह श्रमिक की काम की जानकारी का काम के प्रति अरुचि की मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति से ज़्यादा संबंधित है। बताइएगा क्या दोनों सही हैं, एक सही है दूसरा नहीं, मतलब अभिकथन सही है कारण नहीं, या दोनों गलत हैं दोनों सही हैं, ये आपको बताना है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके ऑप्शंस की, तो यहाँ पे जो आपका कथन है, मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से शरीर क्रियात्मक थकान होती है। लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा जमा हो जाता है, उसकी अधिकता हो जाती है, तो आपको थकान होती है, इज ट्रू, ठीक है। बट जो रीज़न है कि यह श्रमिक की काम की जानकारी का काम के प्रति अरुचि की मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति से ज़्यादा संबंधित है, दैट्स रॉन्ग। तो यानी जो आपका रीज़न है वो आपका गलत है, ठीक है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए है, मतलब जो आपका कथन है वो आपका सही है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए इज़ ट्रू कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए पर, आर इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन ए सही है, मतलब जो आपका अभिकथन है वो सही है, लेकिन कारण आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में उपस्थित आयरन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। किस क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, आपके हैं बादाम, सेकेंड है लोबिया, थर्ड है तरबूज, फोर्थ है आपका मेथी के पत्ते एंड फिफ्थ है आपका लीवर। तो देखिएगा फिर से क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थों को उनके प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में उपस्थित आयरन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में आपको लगाना है, देखिएगा, और नीचे कोड है। बताइएगा आप कैसे इसको क्रम में अरेंज करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आपका होगा लिवर, ठीक है। देन उसके बाद आपका आएगा मेथी के पत्ते सेकंड पे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा बादाम थर्ड। देन उसके बाद आपका होगा लोबिया, ठीक है, फोर्थ पे। एंड देन वाटरमेलन आपका लास्ट में आएगा, यानी तरबूज आपका लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से आपका क्रम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से अधिक हैं। ऑप्शंस हैं ओट्स, बी है चावल, सी है सेब, डी है शकरकंदी केला और ई है आपका राजमा। तो खाद्य पदार्थों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम है, कौन कौन से ऑप्शंस होंगे बताइएगा। तो यहाँ पे बताइएगा आपके क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है। तो यहाँ आपका पहली बात तो राइस होगा, यानी चावल, और आपका स्वीट पोटैटो, आपका एक तरीके से शकरकंदी जो आपका केला है वो आपका होगा। इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 50% से क्या है, अधिक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा तो बी एंड ई आपका करेक्ट है। यहाँ तो 3 ऑप्शन दिए हैं और हम बता रहे हैं आपके 2 ऑप्शन, ये कैसे सही हो सकता है, यानी एक ऑप्शन अभी हमें और बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी एंड ई ऑप्शन आपके सही हैं, इसी को लेकर चलिए। बी एंड जो आपका डी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ई कह रही हूँ, डी, बी एंड आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा, चावल और आपका शकरकंदी केला, ठीक है। चलिएगा यहाँ इन ऑप्शन को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटे अनुस्मरण विधि को क्रियान्वित करने के लिए चरणों को सही क्रम में लगाइए। आपके ऑप्शंस हैं ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की ग्रहण की गई मात्रा की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता से तुलना करना, बी है पिछले 24 घंटे में ग्रहण किए गए सभी भोजन और पेय पदार्थों की सूची बनाना, नेक्स्ट है कच्चे खाद्य पदार्थों में ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की मात्रा का अनुमान लगाना, नेक्स्ट है पके हुए भोजन को कच्चे खाद्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित करना। अब आपको बताना है इसका आंसर, मतलब आपको अरेंज करना है। तो 24 घंटे अनुस्मरण विधि को क्रियान्वित करने के चरणों को सही क्रम में आपको लगाना है और बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की,
तो सबसे पहले आपका क्या होने वाला है, पिछले 24 घंटे में ग्रहण किए गए सभी भोजन और पेय पदार्थों की सूची बनाना, ये सबसे पहले होगा। देन आपका होगा उसके बाद पके हुए भोजन को कच्चे पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित करना, ये आपका सेकंड में होगा। उसके बाद आपका होगा क्या, कच्चे खाद्य पदार्थों में ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की मात्रा का अनुमान लगाना, थर्ड। एंड लास्ट में आपका क्या होगा, लास्ट में होगा ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की ग्रहण की गई मात्रा की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता से क्या करना है, एक तरीके से तुलना करना, ये आपका लास्ट में आएगा। तो BDCA क्या होगा, B, उसके बाद आपका D और उसके बाद C और उसके बाद A। BDCA ऑप्शन आपका बी में है और बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये रही स्टूडेंट आज की क्लास। आई होप आज के क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन थे, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते थे क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके UGC नेट जैसे एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि टफ एग्जाम्स होते हैं, बहुत ईजी नहीं है। ईजी तो देखो कोई एग्जाम नहीं होता है, हर एक एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर सेम तरीके का हो तो एक ही तैयारी करके हम सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि UGC, कई बार क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट कि बहुत से स्टूडेंट जो UGC नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो TGT PGT जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनको लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है जिसको वो कर नहीं पाते हैं। तो जिस तरीके के प्रश्न जिस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस तरीके के लेवल्स की एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरीके के अगर आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और ये कई जो आपके जो न्यू लर्नर हैं, जो नए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम UGC नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको कई बार कन्फ्यूज़न होती है, तो उन्हें जो इजी क्वेश्चंस लगते हैं वो उनको अटैम्प्ट करते रहते हैं और वही उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है। तो ये जो गलती है, ये गलती सभी स्टूडेंट ना करें, मेरी रिक्वेस्ट यही है। जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उनको देखिए कि आपके जो आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरीके के प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए। और जिस तरीके के आगे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तरीके से आपको अनुमान लग जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है मैंने इसी वजह से स्पेशली मेंशन कर दिया ताकि जो अदर बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। जो UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस क्लास को बेसिकली सबसे पहले देखें, क्योंकि सबसे पहले बात क्या होता है, मतलब देखें वो लोग, क्योंकि उनके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं। सो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप पे लाती रहूं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और लगातार तैयारी करते रहिएगा। ये रही आज की क्लास, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।